दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता अर्थशास्त्र का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2018 सेट 1 का ये आंसर है। तो ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं और इस वाली वीडियो के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके और 40 तक हम सारा का सारा जो वीडियो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 जैसे आप अपने साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि यदि एक उत्पादक जो है वो वेवलन वस्तु है। वेवलन वस्तु क्या होती है पहले हम वो समझ लेते हैं। वेवलन क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक वस्तु का बताया कि कुछ ऐसी वस्तु होती है जो प्रतिष्ठा सूचक होती है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु क्या होती है, जिनकी कीमत ऊंची होने पर भी ऊंची कीमत पर ही ज्यादा मांग होगी। यानी कि मांग उनकी इसीलिए ऊंची है क्योंकि उनकी कीमत ज्यादा है। तो ये वस्तुएं प्रतिष्ठा सूचक कहलाती हैं। तो इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है बच्चों। यानी कि वेवलन गुड्स वो होती है जो प्रतिष्ठा सूचक होती है, यानी कि ऐसी वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं बच्चों, तो बहुत सी ऐसी कीमती कारें होती हैं, डिज़ाइनर घड़ियाँ होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत रिच लोग यूज़ करते हैं। तो ऊँची कीमत होने की वजह से ही वो उनको खरीद रहे हैं। हमने हालांकि एक और वीडियो बना रखी है जिसको हम स्नॉब इफेक्ट और बेल वैगन इफेक्ट कहते हैं। तो हालांकि वो वीडियो जो है वो हमारी इंग्लिश में है, लेकिन आपको मेनली कंटेंट ये समझना है कि वेवलन ने इस तरीके की वस्तुएं जो प्रतिष्ठा सूचक होती हैं उनके बारे में बताया और ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ए है, मांग और आय में विपरीत संबंध होता है। मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है। तो यहाँ पे बच्चों बी ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है, यानी कीमत बढ़ने पर ज़्यादा वस्तु खरीदी जाएंगी और कीमत कम होने पर वस्तु की जो मांग है वो घट जाएगी। तो 21 का जो बी ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ बच्चों, आप बच्चों के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। निकृष्ट वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं का आय प्रभाव कैसा होता है बच्चों, एक बार आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है आप बच्चों के लिए समझना। हम बात करते हैं 3 तरीके की वस्तु होती हैं, घटिया वस्तु, सामान्य वस्तु या गिफिन वस्तु ले लेते हैं पहले, और सामान्य वस्तु। आप जरूर ये वाला चीज याद रखिएगा, आपके लिए समझना है जरूरी कि ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहला आय प्रभाव की। दूसरा हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की, और तीसरा हम बात कर रहे हैं कीमत प्रभाव की। ठीक है। तो घटिया वस्तु के लिए, गिवन निकृष्ट वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसका मतलब है कि आय में वृद्धि होने से जो मांग है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसी के अलावा जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो भी ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु सस्ती हो जाती है तो मांग में वृद्धि होगी, यानी कि उल्टा हो गया, सस्ती वस्तु की मांग ज़्यादा होगी घटिया वस्तु की स्थिति में। और कीमत प्रभाव जो होता है वो इस स्थिति में ऋणात्मक होता है, यानी कि नीची कीमत पर आप ज़्यादा वस्तु खरीदोगे। तो ये घटिया वस्तु की स्थिति में होता है बच्चों। गिवन वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक होता है, लेकिन इस स्थिति में जो कीमत प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। सामान्य वस्तु की बात करें बच्चों, तो सामान्य वस्तु की स्थिति में जो आय प्रभाव होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है नेगेटिव और कीमत प्रभाव होता है नेगेटिव। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो घटिया वस्तु होती है, घटिया वस्तु की स्थिति में हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव ये स्ट्रांग होता है। मैं स्ट्रांग के लिए यहाँ पर सिंबल बना देता हूँ, ये स्ट्रांग आदमी हो गया। ठीक है जी। ये प्रतिस्थापन प्रभाव स्ट्रांग होता है। और आय प्रभाव जो होता है वो गिफिन वस्तु की स्थिति में स्ट्रांग होता है। लीजिए ये स्ट्रांग आदमी हो गया जी। और सामान्य वस्तु में जो कीमत प्रभाव है वो स्ट्रांग होता है। आप याद रखिएगा कौन सी चीज़ कब स्ट्रांग होती है। तो इससे रिलेटेड बच्चों कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जरूर आपको ये कुछ टॉपिक याद होना चाहिए। तो निकृष्ट वस्तुओं के लिए जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही माना जाएगा, जो कि 22 का ए। 23 पर आ जाते हैं बच्चों। 23 कह रहा है अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती है
देखिए अन्य बातें समान रहने पर अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में संकुचन होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही बेसिक सी बात है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होती है, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो कीमत अगर बढ़ जाएगी तो मांग में कमी होगी, और मांग में ये जो खिसकाव है ये मांग में संचलन कहलाएगा, यानी कि मांग में संकुचन कहलाएगा। यानी कि ना तो मांग में विस्तार है, ना मांग वक्र बाहर की ओर जाएगा, ना अंदर की ओर जाएगा। कीमत में वृद्धि होने से मांग वक्र ऊपर की ओर चलता है, यानी कि ऊपर की ओर संचलन को बोलते हैं मांग में संकुचन। यानी कि 23 का सी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संतुष्टि के स्तर बिंदु पर। अब देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन शब्द आ गया है, क्योंकि अधिकतम स्तर की बात करेगा तो हम सीमांत उपयोगिता को तो 0 ही बोलेंगे। अब ये कह रहा है संतुष्टि के स्तर बिंदु पर। अब संतुष्टि का स्तर तो देखिए हर जगह होता है, लेकिन मैं ये फिर भी एज्यूम कर लेता हूँ कि वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए ये हमारी टोटल यूटिलिटी होती है, और टोटल यूटिलिटी में अधिकतम संतुष्टि इस बिंदु पे मिलेगी, और ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो कि 0 पॉइंट पर ही होगा। तो मान लीजिए अगर मुझे चूज़ करना हुआ, हालांकि वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि संतुष्टि का स्तर तो हर जगह मिलेगा, एक जगह घट रहा है, यहाँ ऋणात्मक हो गया है, लेकिन फिर भी अगर चूज़ करना हुआ तो मैं तो 24 का सी ही चूज़ करूँगा, कोई और ऑप्शन में चूज़ नहीं कर सकता हूँ। 25 की बात करते हैं। सभी बिंदु की इकाई मांग की दशा है। सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र कैसा होगा? अच्छा, सभी बिंदु पर इकाई लोच है तो बच्चों देखिए हाइपरबोला बोलते हैं इस तरीके का मांग वक्र, जिस बिंदु पर सभी बिंदु पर ईडी जो है वो इक्वल टू 1 होती है। तो इस तरीके का जो वक्र होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सभी बिंदुओं पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 के बराबर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है तो मिडिल पॉइंट पर तो इक्वल टू 1 होती है, मिडिल पॉइंट से ऊपर जो है वो मोर देन 1 होती है, मिडिल पॉइंट से नीचे ईडी लेस देन 1 होती है। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जिसमें सभी बिंदुओं पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होती है। तो इसकी स्थिति में देखिए आयताकार हाइपरबोला बोलते हैं। तो 25 का सी ऑप्शन हम चुन लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल होता है? तो बच्चों मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। इसकी 4 वजह हैं। आय प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, वस्तुओं का अधिक उपयोग है, लेकिन इसमें से वो कोई भी नहीं आ रहा है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है बी, सीमांत उपयोगिता हास नियम। तो मैं आपको बता देता हूँ सीमांत उपयोगिता हास नियम की वजह से मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता हास नियम बोलता है कि जब आप मान लीजिए ये हमारा है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा प्राइस है, तो इस स्थिति में संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये पर आप 10 वस्तु खरीद रहे हो। अब प्राइस में अगर कमी हो जाती है तो आप ज़्यादा वस्तु खरीदोगे। तो इसी की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है कई बार वही डिमांड कर्व कहलाता है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है उसको आप कई बार डिमांड कर्व भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हासमान प्रतिफल क्या बोलते हैं उसको, सीमांत उपयोगिता हास नियम इसकी वजह होती है। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा बच्चों। 27 कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन में होगा। जब उपभोक्ता संतुलन में होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? देखिए उपभोक्ता संतुलन कब होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन देखिए इस स्थिति में होता है, ये वाला जैसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है, ये वाला उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है। तो क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि जो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, वृद्धिमान होगी, बढ़ती हुई होगी, ऐसा तो नहीं होता बच्चों, बढ़ती हुई तो नहीं होती है। उच्चतम होगी, ऐसा भी नहीं होता बच्चों। समान होगी, किसके समान होगी ये भी नहीं बताया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता तो गिर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको चूज करना हुआ तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में जो सीमांत उपयोगिता होती है वो न्यूनतम को ही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि गिरता वैसे सही मायने में तो सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हो कीमत के बराबर होगी। लेकिन क्वेश्चन में एक ऑप्शन जो है, या तो ऑप्शन गलत है या जो वो कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से नहीं लिख पाए। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस भी बच्चों इस तरीके से हो सकते हैं जो गलत आंसर हो। अब मैं तुक्का मार के तो आपको सही बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे चूज करना हुआ 27 का तो मैं डी ऑप्शन ही चूज करूंगा। बात करते हैं बच्चों 28 की। 28 में कह रहा है दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है। दुर्लभता कैसी स्थिति है बच्चों, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दुर्लभता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं की मांग स्थिर होती है। वस्तुओं की मांग स्थिर होना तो दुर्लभता नहीं होती बच्चों। उत्पादक के लिए अधिक मांग होती है, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक उत्पादक का संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बच्चों दुर्लभता को मैं समझा देता हूँ। देखिए दुर्लभता का मतलब होता है जहां मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो। सूरज की रोशनी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी दुर्लभ तब होती है जब मांग ज़्यादा होती, पूर्ति कम होती। बहुत सारी सूरज की रोशनी है। दुर्लभता का मतलब ही यही है। इकोनॉमिक्स में प्राइस तभी आता है जब दुर्लभता आती है। अगर कोई चीज़ दुर्लभ ही नहीं होगी तो प्राइस ही नहीं होगा। मुफ्त में मिलने वाली चीज़, जैसे मान लीजिए प्रकृति ने हमें सूरज की रोशनी दी है,
या ऑक्सीजन दी है। अब ऑक्सीजन हमें फ्री दी हुई है तो हम उसकी कोई प्राइस नहीं देते, लेकिन जब ऑक्सीजन हमें खरीदनी पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है, तो हम बहुत ज़्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन चूज करना है 28 का, वो सी ऑप्शन चूज करना है। बात करते हैं बच्चों, जो बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें कह रहा है एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है, प्रतिस्थापन प्रभाव को निष्प्रभावी बनाता है यदि वस्तु निष्कृष्ट है। तो बच्चों दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही माने जाएंगे। तो इस स्थिति में हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो होंगे 29 का सी। तो यहाँ पे हमने 29 का सी चूज कर लिया। 30 की बात करते हैं बच्चों। 30 कह रहा है एक चक्रीय प्रवाह में वास्तविक चर। अब देखिए चक्रीय प्रवाह में दो प्रकार के चर होते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं आप बच्चों के लिए। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो वहाँ पर आपको देखिए सारी वीडियो तो हम यूट्यूब पे अपलोड करते नहीं हैं, तो आपको सारी की सारी वीडियो हमारी ऐप पे ही मिलेंगी। जैसे हम 2 पार्ट इसके अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, बाकी के तीनों जो पार्ट हैं वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी कोर्स की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 तरीके के प्रभाव होते हैं, वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव। तो इसमें 2 क्षेत्र हम मान लें, एक गृहस्थ और दूसरा फर्म। तो वास्तविक प्रवाह में जो फर्म है, सॉरी जो गृहस्थ है, वो फर्म को साधन सेवाएं देता है वास्तविक प्रवाह में, और ये इसको वस्तुओं और सेवाएं देता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों। तो इस हिसाब से अगर हम चूज करें तो आंसर नंबर डी ऑप्शन देखिए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं दोनों तथा साधनों जो प्रयुक्त होते हैं, मतलब किसका प्रवाह है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, और साधन जो प्रयोग होते हैं दोनों का प्रवाह है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 30वें का डी ऑप्शन में चूज कर लेता हूं। 31वें पे आ जाते हैं, यदि एक वस्तु की मांग बेरोजगार है तब कीमत में वृद्धि उपभोक्ता के कुल व्यय में क्या करेगी। बच्चों कुल व्यय में वृद्धि करेगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। मान लीजिए 10 रुपये पर हम 10 वस्तु खरीदते हैं और 100 रुपये खर्च करते हैं, और मान लीजिए ये वस्तु पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल की जो मांग होती है वो कम लोचदार होती है। अब अगर मान लीजिए कीमत में वृद्धि होती है, मान लीजिए पेट्रोल 20 रुपये हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कार घर पे रखना शुरू कर दूंगा। अगर मैं कार चलाता हूँ तो मैं कार चलाऊंगा और 100% चलाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो कम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 8 लीटर तो फिर भी यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अभी भी मैं जो खर्चा कर रहा हूँ 160 रुपये कर रहा हूँ। इसका मतलब जो वस्तुएं जिनकी मांग बेरोजगार है उनकी कीमत बढ़ने से जो कुल व्यय है उसमें वृद्धि देखने को हमेशा मिलेगी। तो 31 का ए ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा 32 की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है, क्या व्यक्त किया जाता है, उदासीनता वक्र के जितने भी बिंदु होते हैं ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं समान संतुष्टि को। यानी कि ये बता रहे हैं कि उपभोक्ता इन सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब 32 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। 32 का सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। बात करते हैं बच्चों 33 की। अब यहाँ पे देखिए लिखने वाले की गलती हो गई है, बुक का नाम इन्होंने लिख दिया ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, जबकि सही बुक का नाम था ट्रीटिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो जो सही बुक है वो JB सेकी है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, इस तरीके की मुझे तो नहीं मिली, तो जो भी बुक मिली वो सही नाम था ट्रीटिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, JB सेकी के द्वारा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 30 का आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो 33 का डी मैं ओपन ऑप्शन चूज कर लूँगा। 34 की बात कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कींज का आय और रोजगार का सिद्धांत है। बच्चों कींज एक अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत है, तो अल्पकाल का हो गया। कींजियन रोजगार जो मॉडल है वो बंद अर्थव्यवस्था मॉडल है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल आ जाता है। ठीक है, कींज का जो पूरा का पूरा मॉडल है उसमें C+I+G की बात करते हैं, NX की जब बात आती है तो वो मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बंद अर्थव्यवस्था मॉडल है। इसके अलावा कींज ने हमेशा कहा कि पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में वही जरूरी नहीं है, उन्होंने ऐच्छिक बेरोजगारी की मान्यता को स्वीकार किया। लेकिन केंज का जो रोजगार सिद्धांत है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर चलता है, यानी कि तो ये जो स्थिति है अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, तो ये बिल्कुल गलत है, अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 34 का सी ऑप्शन जो है वो गलत माना जाएगा।
35 की बात करते हैं बच्चों, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ये जो है ये गुस्टाव कैसल का है। ये बच्चों हमने ऑलरेडी अपने वीडियो कोर्स में जोड़ा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने इसको पूरी तरीके से, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने क्योंकि पूरा कंटेंट आपको समझाना था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा जो हमारा चैप्टर है भुगतान शेष वाला, उसमें आपको ये हमने ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप डिटेल के लिए वहाँ चले जाइएगा। 33 का ए। 36 की बात कर लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है? विनियोग के स्तर को बढ़ाना राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य होते हैं। तो अगर मुझे चूज करना होगा तो 36 का डी मैं चूज करूंगा। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से? कर होता है, सार्वजनिक ऋण होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है। ब्याज की दर जो है वो मौद्रिक नीति का उपकरण तो है, पर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो 37 का बच्चों डी में चूज कर लेता हूं। 38 की बात कर लेते हैं बच्चों। 38 में क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो आपको बता ही देता हूं कि भुगतान शेष असंतुलन के क्या कारण है। तो बच्चों मेरे हिसाब से भुगतान शेष असंतुलन के जो इन्होंने कारण दिए हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण या वही कारण है वो है चक्रीय उच्चावचन, यानी कि व्यापार चक्र जो है वो भुगतान शेष असंतुलन के कारण है। हालांकि व्यापार घाटा भी आप बोल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर व्यापार घाटा हो तो भुगतान शेष में भी घाटा हो। जैसे कई देश ऐसे भी है जिनका व्यापार शेष में घाटा है, लेकिन वो उसको रिकवर कर लेते हैं ज़्यादा मात्रा में सेवाओं को बेचकर, क्योंकि व्यापार शेष तो केवल वस्तुओं के ट्रेड को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि व्यापार शेष में घाटा है तो ओवरऑल भुगतान शेष घाटे में रहेगा। तो मेरे हिसाब से 38 का जो ए ऑप्शन है वो बच्चों सब बिल्कुल सही ऑप्शन है। 39 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में सही है? तो बच्चों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में मैं ही बता देता हूँ। एमपीसी को हम इस तरीके से लिखते हैं, मोर देन जीरो, इस तरीके। इसका मतलब एक हमेशा एमपीसी से ज़्यादा होता है और एनपीसी हमेशा जीरो से ज़्यादा होती है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में एमपीसी की वैल्यू जीरो हो सकती है मिनिमम, लेकिन आमतौर पर एमपीसी जीरो से ज़्यादा और एक से कम होती है। जीरो से ज़्यादा होने का मतलब है कि व्यक्ति जितनी आय में वृद्धि होती है उतने उससे थोड़ा सा उपभोग में उससे कम वृद्धि होती है, और ये हमें याद रखना है। तो यहाँ का मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमें चूज़ कर लेना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पूरी के पूरी वीडियो में। इसमें बता रहा है कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को आय विधि से निम्नलिखित शामिल नहीं करते। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे हमें लिखना है जीएनपी। अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है कि ये मार्केट प्राइस पे ही होता है अगर हमें निकालना होता है तो जीएनपी। और अगर हम मजदूरी वेतन लगान लाभांश को जोड़ दें जो कि बी ऑप्शन है, तो हमारा इसका मतलब होता है ये हमारा निकलता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, ये बी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो बी तो शामिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें जी पे जाना है तो इसमें प्लस कर देंगे घिसावट, प्लस कर देंगे एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और प्लस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर प्लस करके आर्थिक सहायता को माइनस कर देंगे। तो टेक्निकली तो बच्चों यही आंसर होना चाहिए था। अब हम देखते हैं सही मायनों में कौन से ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कर दिया हुआ है, अब कर के बारे में लिखा ही नहीं है बच्चों कौन सा कर है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं। इसके अलावा घिसावट इसमें दी हुई है, घिसावट हमें दी हुई है। सकल घरेलू निजी विनियोग, तो बच्चों ये जो व्यय विधि में आता है ये तो है ना, सकल घरेलू निजी विनियोग ये व्यय विधि में आता है, आय विधि में नहीं आता है। तो इस तरीके से आय विधि का मेरे हिसाब से 40 का ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने की कोशिश की। तो मेरे पास कोई वैसे आंसर की नहीं थी, ये मैंने अपने ज्ञान, अनुभव और इंटरनेट की सहायता से, क्योंकि थोड़ा तो होमवर्क हमें भी करना पड़ता है, तो सबको मिलाकर बच्चों मैंने समझाने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि ये जो आपको वीडियो मिल रही है इसको बनाने में 3 घंटे से 3.5 घंटे तक लगते हैं। तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। और बच्चों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।